जी दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अभिवादन। और मैं आया हूँ बड़ी ही इस समय ज्वलंत चर्चा जो चल रही है पाकिस्तान में, उसको लेकर। और ज्वलंत चर्चा जो चल रही है, पहले मैं आपको चर्चा दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि आदरणीय श्री श्री 108 श्री कमर चीमा जिस पे क्या कह रहे हैं। कमर चीमा जी ने चूंकि उस बात पर ही टिप्पणी की है, उस बहस पर टिप्पणी की है, उन्हीं को मुद्दा बनाया है, वो है मौलाना फजलुर रहमान। जमात इस्लामी की पार्टी, बाय द वे इन्हीं की पार्टी है जिसपे सपोजली उनकी पीएचडी भी है। सपोजली मैं कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया की अकॉर्डिंग टू हिज यूनिवर्सिटी उनकी जो पीएचडी है वो सीक्रेट है। दुनिया में किसी को देखने के लिए नहीं है, ये उनकी यूनिवर्सिटी का कहना है। फर्स्ट हैंड बता रहा हूं भाई आपको। कायदे आजम यूनिवर्सिटी का कहना है कि कमर चीमा की जो यूनिवर्सिटी जो पीएचडी है वो कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट पे है। नहीं बताएंगे। खैर, ऐसी तहसीम की उनकी पीएचडी जो भी है, उनका सो कॉल्ड काम जो है वो पीएच इनके ऊपर है, जमात के ऊपर है। मौलाना साहब जो है उसके हीरो हैं, और मौलाना साहब ने एक पर्टिकुलर किस्म का स्टेटमेंट दिया है। जो स्टेटमेंट दिया है मैं आपको वो सुनवा देता हूँ पहले, और उसके बाद, और ये स्टेटमेंट है कारगिल के ऊपर, ठीक है ना। तो कारगिल के ऊपर होने वाले जो स्टेटमेंट है इसको लेकर, और वो ताना दे रहे हैं फौज को। कमर सीमा उसको क्या कह रहे हैं कि ये फौज को उकसा रहे हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं ले रहे हो पावर में, मैं पावर से बाहर क्यों हूं। उस शिकायत के लिए वो दबाव बना रहे हैं इन बहानों से, ऐसा कहना है कमर चीमा का। वो सब बाद में झेलेंगे अपन दोनों भाई मिलके, सब लोग। लेकिन पहले सुनिए मौलाना साहब को कि आखिर उनका क्या कहना है सारे मामले पे। आप अपने शुहदा की बात करते हैं, मुझे सिखाते हो शहीद किसको कहते हैं? मुझे सिखाते हो शहीद का मकाम क्या है? मैं कुरान और सुन्नत का एक तालिब इल्म हूं। बिल्कुल। मैं शहीद के मकाम को जानता हूं। शहीद क्या होता है? जो शहीद अपने वतन के लिए कुर्बानी देता है, उसकी कदर मंजिलत को मैं जानता हूं। आप मुझे उसकी कदर मंजिलत न समझाएं। सही। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए? यह है मुद्दा। और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। ये है मुद्दा। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया, और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। जी बिल्कुल। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। सुन रहे, ये दुनिया का हार्डली कोई मुल्क होगा, कोई कंट्री ऐसा होगा जो इस लेवल पे जाए। पाकिस्तानियों का लेवल ही अलग है दोस्त, ये बहुत अजब किस्म का लेवल है। ये भाई ऐसे हैं कि जो उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं जो इनके लिए मरने को गए होते हैं, कि भाई मरने के लिए ही तो गए थे, तो मरो, छोड़ दिया। आपको याद है ये 65 में भी इन्होंने किया था। जिन लोगों को रेडर बनाकर इन्होंने यहां भेजा 65 में, जब वो फंस गए, उन्होंने कुमुक पीछे से मांगी कि हमको मदद करो। बोले आपको जन्नत मुबारक हो, जाओ मरो, जन्नत मुबारक हो। ऐसे कलाकार हैं। एनीवे सुनिए। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हाँ, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। ये शेर खान जो है, ये वही हैं दोस्तों जिनको हमारे ब्रिगेडियर ने उनकी जेब में चिट्ठी लिख के डाली थी कि दिस मैन हैज फॉट वेरी वेल, काइंडली अवॉर्ड हिम, काइंडली रिकॉग्नाइज हिम। ये उन्होंने पाकिस्तान की फौज के लिए रिक्वेस्ट, उसकी जेब में, उसकी लास्ट की जो उसने शर्ट डाली हुई थी वर्दी की अपनी यूनिफॉर्म की, उसकी जेब में खत लिख के रखा था ब्रिगेडियर साहब ने कि भाई इसने हमसे जंग की है, बहुत बहादुरी से लड़ा है, बहुत गजब की लड़ाई की है इसने, काइंडली अवॉर्ड हिम, रिकॉग्नाइज हिम। तब शेर खान को वहां पे वो जो तमगा जरूरत है जो भी दिया उन्होंने, वो दिया है।
अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं की। पाकिस्तान एक इदारा जाती मुल्क है और पूरी दुनिया है। इदारा जाती यानी एक इदारा है, डिपार्टमेंट है जिसका नाम फौज है, एक इंस्टीट्यूशन है ना, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है आर्मी। आर्मी ने उस पर कब्जा कर रखा है। एक इदारा जाती मुल्क है, एक मुल्क है जिस पर एक डिपार्टमेंट ने कब्जा कर रखा है। इदारे मुतय्यन है, उनका दायरे कार मुतय्यन है, उनका दायरे इख्तियार मुतय्यन है। मुतय्यन जानते हैं ना क्या होता है? तय होना। ये सब कुछ तय है ना। हर एक इदारे का अपना एक दायरा कार जो है, वो गालिब का एक शेर याद है ना आपको, मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। ये मुतय्यन वहां से आता है। अगर मैंने आपको उनकी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह किया है, अगर मैंने आपको उनके अपने दायरे कार और उस दायरे कार के अंदर उनकी सलाहियतों की तरफ आपको मुतवज्जह किया है, तो मैं अब भी कहता हूं कि पॉलिसी साहब लोगों, सिपाही ने तो आपका हुक्म मानना है। एब्सोल्युटली। पॉलिसी साहब तो आप बड़े हैं। मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं, सही, बड़े अदब और एहतराम के साथ इख्तलाफ कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे बयान की अज खुद तशरीह करके जो मेरी किरदार कुशी करना चाहते हैं और समझते हैं कि फजलुर रहमान झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, याद रखो मुझे अपने मां बाप ने सरेंडर होने के लिए नहीं जना है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, आइन का पासबान, मजलूमों का तर्जुमान, वकला का तर्जुमान। और मैंने आपको अपनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहने की बात की है, और ये मैंने पहली मर्तबा नहीं की है, ये तो पार्लियामेंट में और आम जलसों में मैंने बार बार की है। कसूर वाली बात कसूरवार ठहरी, और मुझे अफसोस ये है कि मेरे खिलाफ एक जुमले की गलत तशरीह करके कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, और हमारे मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की गई, और शुहदा के खानदानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हम हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा जल्स में यह बात कही है कि अगर मेरी फौज पर खुदा सख्त वक्त न लाए, मेरे मुल्क पर खुदा बुरा वक्त न लाए, वरना जब मेरी फौज अपने मुल्क की दिफा करेगी तो इन मेरे फकीरों को अपने साथ मोर्चे में शाला बशाला देंगे इंशाअल्लाह। आपने कभी हमारे इस जज्बे को अप्रिशिएट किया? और कुर्बानियां हैं। अगर पाकिस्तान का एक सिपाही मुल्क के लिए कुर्बानी देता है और इसीलिए वो फौज में भर्ती हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम तो फौज नहीं है, फिर मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के सफ़ों के अंदर से बड़े अकाबिर से लेकर आम उलमा और तुलबा तक 200 से ज्यादा शहीद क्यों हमने दिए?
ये कमेंट क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये जो कह रहा है ना कि आप हमारे ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है वो ये हुआ है कि पिछले दिनों इसने मौलाना ने एक बात कही। उसने कहा कि भाई अगर फौज वाले जो हैं कोई पॉलिसी बनाते हैं और गलती करते हैं तो उस गलती को भुगतते क्यों नहीं है, और अगर उसके पीछे वो अपनी शहीदी का ताना देने लग जाते हैं, अपनी मौत का ताना देने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं साहब हम ही है जो बॉर्डर पे दे जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि आपको इस मुल्क का टैक्स पेयर पैसे भी दे रहा है, आपको तमाम सुविधाएं जो दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि आप मुल्क का दफा करेंगे, यानी कि मुल्क को दफा नहीं करेंगे, मुल्क का दिफा करेंगे। एक्चुअली जो लफ्ज होना चाहिए दिफा करेंगे, ये मुल्क को दफा करने में आए थे, दैट इज द डिफरेंस। तो ये मुल्क का कहना है कि आप डिफेंस के लिए जो आपको लाया गया था और डिफेंस में मरना शामिल है, तो आप एहसान न दिखाएं, मगर आप जो करते हैं जो उसका रिजल्ट होता है, यानी कि अगर मौत होती है तो हम उसको इसीलिए शहीद कहते हैं और उसको बाकायदा तमाम सुविधाएं दी जाती हैं इसके लिए। उस बात को उन्होंने इंटरप्रेट किया इस तरह से किया कि भाई अच्छा फौजी हैं पैसे ले रहे हैं उनका काम है मर रहा, तो उनका जी मौलाना इस तरह की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट। सो बेसिकली वही कह रहे हैं मेरे बयान को मिसकंस्ट्रू करके आप जो है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और दरअसल शहीदों की बात की है तो आप खुद कौन से शहीदों का सम्मान कर रहे हैं? किसके लिए दिए? तुमने इस किस्म की हरकत करके जमीयत उलमा के कारकुनों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, और अब इसका रद्द-ए-अमल आएगा। आप समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? हमने तरतीब बना ली है, मैं चारों सूबों में जाऊंगा, चारों सूबों में वहां के अवाम और कारकुनों से खिताब करूंगा, बड़े जलसों से भी और कन्वेंशनों से भी खिताब करूंगा, और मैं अपना मौक़िफ़ लेकर आगे जाऊंगा। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। तुमने सलाम है, सलाम है, सलाम है। तुमने मेरे उलमा को शहीद किया, उलमाए किराम शहीद हुए, मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना हसन जान शहीद हो गए। मेरे वालिद साहब के शागिर्द रशीद वजीरिस्तान के उस्तादुल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना मेराजुद्दीन, जो मैं समझता हूं मेरा दायां बाजू था, तुमने उसको तोड़ा, और मैंने बाजावड़ में 100 जनाजे उठाए हैं एक जलसे के। मैं रोजाना पश्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कहीं न कहीं 2 या 3 जनाजे उठा रहा हूं। बिल्कुल, मैं तो आपके हर जनाजे पर आपके साथ रोया हूं। कभी याद है कि तुम कभी मेरे जनाजे पर मेरे साथ रोए हो? मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है, मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है, फौज के शुहदा की भी तजलील की है, उनके खानदानों की भी तजलील की है, तुमने मेरे शुहदा की भी तजलील की है, तुमने उनकी भी बेतौकीरी की है। माफी कहते हो फजल रहमान मांगे? नहीं। आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें, आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। बेशक, बेशक। हमने ऐसी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। भरोसा तुमने तोड़ा था, मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया मुझको भरोसा कर लिया उस पर। क्या बात, अदम एतमाद की फजा तुमने पैदा की है। मेरे मुखालिफिन सारी जिंदगी कभी मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते थे, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब है। क्यों? मेरी सियासत एतदाल की है। मैं मजहबी तबके से ताल्लुक रखता हूं और उसको इश्तिहाल देने के लिए पूरी दुनिया वसाइल इस्तेमाल कर रही है।
उस माहौल में रहकर जब मैं अपने माहौल के एतदाल की राह दिखाऊंगा तो यकीनन कुछ नरमियां उसके अंदर आएंगी। कोई उसको कहता है तुम मुफाद परस्त हो, मौका परस्त हो, तुमने फलां जगह पर ये किया वो किया। नहीं, हमने हालात के मुताबिक पॉलिसी इख्तियार की और हम कभी हुकूमतों की ख्वाहिश पे नहीं चले। ऑलराइट दोस्तों, तो ये मौलाना साहब थे। तो मौलाना साहब का किस्सा हुआ यहाँ से खत्म। ये थी उनकी स्पीच जो उन्होंने रिसेंटली दी है, जिस पर हमें बात करनी थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ जिसका जिक्र हमारे ये जैक भाई कर रहे हैं कि वो है कमर चीमा की। आइए अब आपको हम कमर चीमा दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान है जो कि हर थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर सियासी नारेबाजी और ये सब कर रहे हैं ताकि वो फ़ौज उनको स्पेस दे। उनको ये देखिए, अब ये प्रोग्राम का शुरू पहली ही लाइन में कमर चीमा ने अपना जो एजेंडा है वो बता दिया आपको कि भाई ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। वो आपके लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, वो बाहर वाले के लिए, अपने दर्शक के लिए कोई जगह छोड़ते ही नहीं कि आपको इसे कैसे देखना है। वो जजमेंट पहले दे रहे हैं और मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है वो कहीं बाद में आएगी। उन्होंने पहले आपको बता दिया कि इसको आपको किस एंगल से देखना है। हाई बिजिडेड पावर में लेके आया, जो नज़र आ रहा है, जो सिचुएशन क्लियर नज़र आ रही है। हालांकि ये हमेशा फौज के बेनिफिशरी रहे हैं। जब ऑपोजिशन में आते हैं तो फिर ये बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि जनाब हमें हुकूमत में लाया जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली गलत क्या है कमर चीमा। मैं आपको बताऊं, मौलाना का पूरा एक रिकॉर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी आदमी पॉलिटिशियन होता है वो करंट गवर्नमेंट के फायदे उठाना चाहता है, वो तो बड़ा नॉर्मल सा है। लेकिन जब भी कभी इसको डेमोक्रेटिक स्पेस मिला है तो इसने हमेशा डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ही साथ दिया है, ये बात मानने वाली है। और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हमेशा रहता है, वो कभी जाके कोई डिक्टेटर नहीं बन गया है। तो दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड अबाउट मौलाना कि ही रिमेन्स विद द डेमोक्रेटिक फोर्सेस। जनाब पाकिस्तान की जो फौज है वो कारगिल में कितने लोगों को दफनाया। ये अब ये मौलाना ये जो बातें कर रहे हैं ये उससे तो यही पता चल रहा है कि इनका मकसद जो है वो यही है। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो जारी बात है समझने वाली है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे इस चीज को भी देखना है हमें कि ये जो फौज पे बहुत तेजी से हमले होने शुरू हो गए हैं और फ्रॉम विद इन पाकिस्तान होने शुरू हो गए हैं। हमले जो केपी में हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, ये उन हमलों की बात हो रही है। पर ये ना भूलिए जो मेटाफोरिकली इसका मतलब है वो ये हमले भी हैं जो मौलाना कर रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इसका क्या मकसद है? इसकी क्या मीनिंग है? क्या सिग्निफिकेंस है कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट। इसको थोड़ा समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मकसद क्या है इनका? ये प्लान क्या कर रहे हैं? ये चाहते क्या हैं? इनकी माइंडसेट क्या है? इनकी जो अप्रोच क्या है सारे सिस्टम के अंदर? मतलब एक चीज आप ये यार, ये कोई महेश शर्मा है जो मुझे व्हाट्सएप कर रहा है कि भाई वो आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? गजब है यार, लोगों को कैसी आवाज आती है। आप जब शुहदा के ऊपर टॉप करते हैं, जब शुहदा के ऊपर बात करते हैं, अब देखिए ये कारगिल के ऊपर बात कर रहे हैं जी। पाकिस्तान के फौजी जो है वो कारगिल में भूल गए अपने लोगों को। और ये कह रहे हैं कि जी जनरल्स मुझे टारगेट कर रहे हैं। सुने तो कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है? क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए? और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। सही।
उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। अच्छा, है क्या दोस्तों, हुआ क्या था कि इंडिया ने इनको कहा था कि भाई आपकी लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं, आप इनको ले जाए, हमारे इलाके में गिरी हुई हैं। तो इनका ये कहना था वो है ही नहीं। इनको खतरा क्या था? वही बयानिया, मैंने आपको जो थंबनेल में बयानिया बोला, मैंने इसको इसलिए बोला, फौज का ये उनको डर लग रहा था कि हमने तो इनको मुजाहिदीन बोला हुआ है। अब अगर हमने मुजाहिदीन बोला हुआ है और उनको ले लें एज फौजी, तो इन ए वे ये कन्फेशन होगा पाकिस्तानी तरफ से कि ये वाकई में हमारे लोग थे और फौजी थे। Whereas, ये कॉन्स्टेंटली क्लेम ये कर रहे थे कि ये मुजाहिदीन है, कश्मीरी मुजाहिदीन है। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। अब ये इन्होंने अगले दिन जो बात की थी मौलाना फजलुर रहमान ने, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही थी कि आप जो है वो तुम्हारे जो लोग हैं जो शहीद होते हैं वो पैसे लेते हैं, ठीक है। अब उसको जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना वो ये माइंडसेट है कि जी आप ऐसे करें, आप जरा माहौल गर्म करें मुल्क के अंदर, ताकि हमें सिर्फ पावर में आना चाहते हैं और फौज को अंडर प्रेशर लेके आना चाहते हैं कि अगर हमें अंडर। एक्चुअली मैं बताऊं दोस्तों, ये लड़ाई एक तरह से ये जो मौलाना के ऊपर जो बहस छिड़ी जा रही है वो इसलिए बेमानी है क्योंकि पाकिस्तान को इस समय पर इंडिया के साथ में एक कन्फ्रंटेशन की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि 3 स्टेट्स जो हैं वो आपस में ये क्या है, ब्रिगेडियर बाजवा था वो, सर शेर खान को क्या फर्क पड़ता है उससे यार, कोई भी था, इंडियन फौज ने किया है। मैं किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, ब्रिगेडियर बाजवा था या कौन था, क्या फर्क पड़ता है उससे। सो ओके, एंड देन ये दिस इज हाउ इट इज। ये जो सारे का सारा गेम है, ये यार फ्यूल में मोहित आपके जो कमेंट है ना डिस्टर्ब करते हैं, वो कोई अननेसेसरी बात कोई चल रही है। उसको जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना वो ये माइंडसेट है कि जी आप ऐसे करें, आप जरा माहौल गर्म करें मुल्क के अंदर। तो इनको इस समय बेसिकली माहौल की गर्मी की जरूरत है। माहौल की गर्मी की जरूरत क्यों है? क्योंकि 3 जगहों पर केपी हो, बलूचिस्तान हो, उधर से टीटीपी है, वो सब मारकाट चल रही है इनकी तरफ से। आपको शायद मालूम ना हो इस बात का, मैं आपको बता दूं कि टीटीपी और बीएलए के बीच में एक समझौता हो चुका है। वो एक कंबाइंड बॉडी बना चुके हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि अब जो बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं या इवन केपी में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं। और टीटीपी को भी बलूचिस्तान के अंदर में स्पेस मिल रहा है। वो स्पेस इसलिए मिल रहा है, इसलिए कि इंडिया में सपोर्ट कर रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में समझौता कर लिया है। अब आप कहेंगे उसके फंडिंग कहाँ से आती है? ये कभी आपको सच्चाई बताएंगे नहीं, ये आपको सच्चाई बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको सूट नहीं करती है सच्चाई। ये जब ये कहते हैं ना कि आखिर इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, ये भूल जाते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की वहाँ जो तुम एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वो कौन लोग कर रहे हैं, और जो लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं क्या वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं वो उनसे पैसा नहीं ले रहे, बाकायदा ले रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज। आंख मूंद के पैसे वसूली कर रहे हैं। तो अगर कोई चाइनीज ट्रक लेके जा रहे हैं वहां से एक्सट्रैक्ट करवा के, तो उन्होंने लगा रखा टैक्स, लाओ भैया पैसे दो तो जाओ। दैट इज द रीजन व्हाई चाइनीज आर नाउ रनिंग अवे, बिकॉज उनको सूट नहीं कर रहा है एक हद के आगे। हमें सिर्फ पावर में आना चाहते हैं और फौज को अंडर प्रेशर लेके आना चाहते हैं कि अगर हमें अंडर प्रेशर नहीं ले, अगर फौज को अंडर प्रेशर नहीं लेके आएंगे, यही मौलाना है। इन्होंने थोड़ी देर बाद जब इनके पास हुकूमत होनी है तो इन्होंने बोलना भी नहीं। इन्होंने ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो कुछ कर रहे हैं इस समय, जो मौलाना की बातें कर रहे हैं, इसकी जरूरत कहां से आ गई? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा एक पॉलिटिशियन हो सकता है जो पाकिस्तान की फौज को धमकी देने लग जाए जैसे वो दे रहा है? कैसे कोई दे के जिंदा भी रह सकता है? आप ही सोचिए ना। बात भी नहीं करनी, इन्होंने ये सोचना भी नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या जो है वो नहीं करना।
इसको थोड़ा सा हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है। अब ये क्या कह रहे हैं, अब जैसे इंडिया की फौज जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो क्या कर रहे थे, वो आगे ना, मतलब बिना इंडिया के गुजारा नहीं है। बात पाकिस्तान आर्मी की हो रही है, फजलुर रहमान पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात कर रहा है, बीच में क्या आ रहा है, इंडिया। आप ढूंढते रह जाओगे यार इसका रैशनल क्या है, इसका लॉजिक क्या है, तो क्या है, बीच में इंडिया क्यों आना चाहिए। आपको जो बताना है आप अपना बयानिया बताइए, आप ये बताइए कि वहां क्या सीन है, बजाय इसके कि आप इंडिया और राहुल गांधी मोदी को कहते थे बताओ कितने लोग शहीद हुए हैं ऑपरेशन में, और फिर अगले दिन जो उनके ऊपर प्रेशर बना कि तुम लोगों ने ये बताया क्यों नहीं, हमें तुम लोगों ने ये बताया नहीं कि हमारे लोग कितने लोग शहीद हुए हैं। और ये कमर सीमा वो बात अगले दिन से चुप भी हो गई। क्यों चुप हो गई? क्योंकि रिकॉर्ड दिखा दिया गया, भैया शुरू से ही बता रखा था कि कितने लोग हैं। वो चीजें कितनी हाईलाइट हुई मीडिया में नहीं हुई, वो मीडिया जाने, है कि नहीं। मगर वो खबरें ऑलरेडी वहां छप चुकी थी कि हमारे इतने आदमी वहां गए, ये इतने आदमी की हमारे वहां पे कैजुअलिटीज हुई है, ये पहले दिन से क्लियर था। बस नो टाइम। सो बेसिकली राहुल गांधी ने जो कुछ बोला वो पहले दिन ही दबके रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। क्यों बताया, अभी क्यों बताया, अभी क्यों बताया ये सारा, अभी क्यों बताया ये सारा। आप देख रहे हैं एक ही बात को 4 बार बोल रहा है, क्यों? ताकि वो हमारे मेजोरिटी की ऑडियंस कौन है, इसको देखने सुनने वाला कौन है, सारे इंडियंस हैं। तो ये जो 4 बार बताया जा रहा है वो राहुल गांधी का नैरेटिव आपके दिमाग में ठोपा जा रहा है। दैट इज वाई आप में से जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं क्यों करता हूँ इसके ऊपर प्रोग्राम, इसलिए करता हूँ क्योंकि फिर आप इसके प्रोग्राम को जाकर देखेंगे और ये इंप्रेशन दिमाग में लेकर आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बुद्धिमान नहीं है, सब बुद्धिमान है, बट दिस इज व्हाट ही डज एंड आई सिट डाउन हियर विद दिस प्रोग्राम सिंपली बिकॉज आई वांट टू काउंटर दिस कि ये झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी के नैरेटिव को फैला रहा है, 4 बार बोल रहा है, अपनी आर्मी और मौलाना की जो बात है उसको छोड़ के। समझ रहे हैं? तो ये एक दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाय द वे जो पाकिस्तान की सियासत में हो रही है। ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं। और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है तो ये अब बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है ये मौलवियों को मेरे मुकाबले में लेके आ रहे हो, तो मौलवी तो मेरे साथ हैं क्योंकि इनके बेसिकली मदरसों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इनका नेटवर्क बहुत। माफी कहते हो फजलुर रहमान मांगे नहीं। आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें, आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। तो असल में बेसिकली अब ये कारगिल के ऊपर आ गए हैं कि जी कारगिल में क्या हुआ। जैसे मैंने बताया ना, राहुल गांधी से पूछते थे, राहुल गांधी या अपोजिशन हुकूमत मोदी से पूछती थी बताएं जनाब कि किधर गए लोग। मतलब ये कैसा कंपैरिजन है ना, राहुल गांधी के बीच में बिना बात में लाया जा रहा है, इंडिया बीच में बिना बात लाया जा रहा है। बात हो रही है कारगिल की और बात हो रही है कि भाई पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया की फौज को क्यों दफन करना पड़ा, क्यों पाकिस्तानी फौजियों को दफन करने के लिए ये नौबत आई कि आपने अपनी राशि नहीं ली और इंडिया की फौजियों, उसका जवाब नहीं आएगा, राहुल गांधी मोदी बीच में आ जाएगा। आप समझ रहे, ये वो गेम हमारे लोगों को क्या किया। तो ये बेसिकली सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है ना, याद रखें ये पॉलिटिक्स इस तरह हो रही है और कोई तरीका कार नहीं होता। किस तरह हो रही है, मतलब मुद्दा ही भाई ने भड़का दिया। ये सारी की सारी पॉलिटिक्स इस तरह हो रही है, किस तरह हो रही है ये नहीं बताया। बात हो रही थी क्या पाकिस्तानी आर्मी और मौलाना के बीच की स्टेटमेंट्स की, वो क्या कह रहा है राहुल गांधी, ऐसे है। यही तरीका कार होता है, आप सियासत करो, आप ये करो, आप वो करो, फलान करो, डमकान करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कहीं पे एक ऐसा माहौल है जिसको देखा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हम पाकिस्तान की आर्मी को अंडर प्रेशर करेंगे, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें पैसे ही पाकिस्तान की फेवर में हैं, तो डोमेस्टिकली पाकिस्तान को अच्छा अगर इंटरनेशनली ग्लोबली पाकिस्तान के सब कुछ फेवर में जा रहा है, फिर तो पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए ना कमर चीमा, फिर तो पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया फेवर में है पाकिस्तान के, तो ग्रो क्यों नहीं होता।
फिर इंटरनल जो प्रेशर बन रहा है वो कैसे बन सकता है अगर आप ग्लोबली सब कुछ फेवर में है? प्रेशराइज किया जाए। तो ये भी मौलाना भी ये समझते हैं कि क्योंकि ग्लोबली चीजें इस वक्त फौज की फेवर में जा रही हैं, अच्छा। घर में भी चीजें मैनेज हो रही हैं, ये दहशतगर्दी का जस्ट लुक एट दिस, घर में भी चीजें मैनेज हो रही हैं। कहाँ मैनेज हो रही है कमर सिंह? 3 स्टेट जल रहे हैं, 3 स्टेट, 5 में से 3 स्टेट जल रहे हैं। डोरा बॉक्स बलोचिस्तान में खुला, तो वो समझते हैं कि अब जरा फौज को थोड़ा सा हम वो करें, वो जिसे कहते हैं ना अंडर प्रेशर लेके आए, ताकि एक तरफ दहशतगर्द लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम भी इनको प्रेशराइज करें, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट तो फौज के साथ आ गई है, क्योंकि फौज रेलिवेंट है, हुकूमत रेलिवेंट है, ठीक है। ये चीजें हैं। इस चीज को ऑब्वियसली पीपल आर वाचिंग दिस वेरी केयरफुली, लोग इसको देख रहे हैं कि ये People are carefully watching it, कमर सिंह, just because it is so laughable. ये इतना मजा आ रहा है तुम्हारे शोज को देखकर, आपका everybody is watching. आपने देखो व्यूज बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज क्यों बढ़ रहे हैं? Because everybody is watching, because everybody needs entertainment. सबको जरूरत है एंटरटेनमेंट की भाई, सबको हंसना है। ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, और इसका फायदा कौन उठाएगा? फायदा कोई नहीं उठाएगा स्वाय इंडिया। भारत ने फायदा उठाना है, 100% फायदा उठाना है इसका। पर जब तुम्हारा सब कुछ ठीक है कमर चीमा, बाहर से तुमको सारी सपोर्ट है, इंटरनली चीजें मैनेज हो रही हैं, तो इंडिया क्या फायदा उठाएगा? इंडिया कहाँ से फायदा उठाएगा? अगर तुम्हारे अंदर कोई फिसेस नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई दरारें नहीं है, और और बाहर तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो रहा है, तो इंडिया में आया कहाँ से? हमारे तुमसे न ट्रेड रिलेशन है, ना हमारे तुमसे मोरलेस डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल लोअर लेवल पे हैं। तो मुझे बताओ, ना हम तुमको वीजा देते, ना हम तुमसे वीजा मांगते। तो मुझे अब जरा समझाओ, ऐसे में हम तुम्हारा क्या फायदा उठाएंगे? तुम्हारे जैसे लोग किसके फायदे हो सकते हैं? बोझ है, बोझ। जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं इस वक्त, किसी को कोई फायदा नहीं है इसका, स्वाय मौलाना फजलुर भारत को। अब भारत क्या क्या कहेगा? वो नैरेटिव कहेगी जी देखें जो हमने नैरेटिव बनाया था, वो नैरेटिव तो देखे बिल्कुल ठीक है, हमने पाकिस्तान की फौज के बारे में जो बातें की थी वो देखे बिल्कुल ठीक है। हम अच्छा तो कमर चीमा, एक बात बताओ, कमर चीमा झूठ बोल रहे हैं मौलाना साहब। आई रियली फील लाइक डूइंग इट नाउ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दोस्तों मुझे एक लम्हा दीजिए, मैं इस भाई को दिखाई देता हूँ, ये जो इतनी अंग्रेजी बोल रहा है, कि इसको आई थिंक वी शुड शो इट टू हिम कि भला कैसे इंडिया की फौज गलत हो रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, एक सेकंड, मैं जस्ट वो दिखाता हूँ आपको। बड़ी कुछ बाहर डेवलपमेंट बड़ी खतरनाक हो रही है दोस्तों। पाकिस्तानी आर सोल्जर्स बीइंग बरीड बाय इंडिया। ओके, लेट मी जस्ट सी। ये लीजिए, हाँ है ना, लीजिए। ये भैया कमर चीमा के पास कल मेरे पास जुगाड़ पड़ा हुआ है, और ये देखिए, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको एक सेकंड को जरा, आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड इट, और फिर मैं आपको इसे दिखाऊंगा। ये मैंने कर लिया, इसको यहाँ खत्म। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो कमर चीमा का शो खत्म करने के बाद में मैं आपको वो दिखा पाऊँ जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो मुझे जस्ट आधा सेकंड और दीजिए। ये लीजिए एंड ये लीजिए, कहानी खत्म। हो गया जी डाउनलोड, है ना? बिल्कुल हो गया, एग्जैक्टली हो गया, बिल्कुल। ऑलराइट, लेट्स गो देयर बैक जहां हम थे एक साथ। चलिए, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है, और आपको मैं इसको थैंक यू कमलेश जी, मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये वीडियो जो ये कमर चीमा परेशान हो रहे हैं कि जैसे मौलाना झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसका वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी तुरंत। कह रहे थे कि ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं, और हम इनको ये करना चाहते हैं और ये वो करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अननेसेसरी सी वॉर है। वो जिसे कहते हैं ना, उसकी बात जो है वो की जा रही है, अननेसेसरी वॉर की। अननेसेसरी वॉर है जिसकी बात की जा रही है, और इस वॉर को वो जिसे कहते हैं ना, अब वो घसीट रहे हैं, ठीक है जी, कहीं ना कहीं पे ये घसीटना चाहते हैं, ठीक है, कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहरहाल जारी बात है, उसकी
वो जिसे कहते हैं ना, कहीं ना कहीं पे अगर फौज पे ये प्रेशर आएगा तो ये समझते हैं कि हम कामयाब होंगे एक्सटर्नल। घूम फिर गए, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, फौज पे प्रेशर, फौज पे प्रेशर, फौज पे प्रेशर, सारी बात घूम फिर के फौज के ऊपर प्रेशर डालने की बात हो रही है कि फौज पे प्रेशर आएगा, मोदी ये क्या कहते हैं, मौलाना पावर में आ जाएगा। फौज पे प्रेशर डाला जा रहा है ताकि मौलाना पावर में आ जाए। दैट इज ऑल अबाउट इट, नथिंग एक्स्ट्रा। बंदा ये नहीं बताएगा कि जो कारगिल के बारे में वो कह रहा है वो सच है या झूठ है, नहीं बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, सुना है कि ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं बताएगा आपको। फौज मजबूत है, बाहर से मजबूत हुई है, ग्लोबल रेलेवेंस है, इस रेलेवेंस को कैसे कम करना है? तो फिर बीच में कारगिल की क्यों करना चाहेगा ग्लोबल रेलेवेंस को कम? ग्लोबल रेलेवेंस को कम करने से मौलाना को क्या फायदा मिल जाएगा भाई? यू नो, इज देयर एनीथिंग? और वो क्योंकि शोहदा का, वो कहते हैं जी आप शोहदा को का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन शोहदा ने तो जितनी कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में ये कहना कि जी तुम पैसे लेते हो, मैं कहता हूँ ये शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। अच्छा, तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए कमर सिंह, या तुम्हारे फौजियों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि तुम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो, जब वो मर जाते हैं तुम उनकी लाशें तक नहीं उठाते हो? क्या तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए? से इट वंस, एक बार कह के देखो कमर सिंह, कैसा लगता है कि तुम्हारी फौज ने तुम्हारे ही लोगों को, जिनको तुम शोहदा कह के, यू नो, शोहदा कह के बड़े दानवीर बन रहे हो, जरा सोचो तो सही, उन्हीं शोहदा को जिनकी तुम इज्जत देना चाहते हो उनको लेने को तैयार नहीं हो, वो उनको लेने को तैयार नहीं है। आप चले हो बात करने के लिए शोहदा की। अगर वो एक सवाल उठा रहा है तुम्हारे ऊपर तो गलत कहां से है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मौलाना ने ऐसा नहीं किया है? नहीं। कमर चीमा, इफ यू वाचिंग दिस शो एंड आई नो यू आर वाचिंग, यू विल बी वाचिंग, आप देखिएगा इसी शो के आखिर में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, एविडेंस दिखाऊंगा जहां पर ये हो रहा है। तो फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि फिर पूछेगा अपनी फौज से, अगर हो सके पूछेगा नहीं, आपने पता है फिर तमगा कौन देगा? अब तो लाभ पड़ेगी पिछवाड़े पे, है नहीं? तो भाई मेरे हिम्मत करो, सच बोलो, और नहीं बोल सकते हो तो कम से कम किसी और को गलत मत बताओ। ये अल्फाज पे शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि हम लोग या कोई बंदा जो है वो 2 लाख रुपया लेता है, 5 लाख रुपया लेता है, 10 लाख रुपया लेता है, 50 लाख। कमर सिंह लेने को तो बहुत कुछ लेता है, मुझे मेरा कहने का कोई राइट नहीं बनता, लेने को तो और भी बहुत कुछ लेता है। हर प्रमोशन के साथ में एक प्लॉट भी लेता है, ये भी तो कहो ना, वो किसके पल्ले से आता है? रुपया लेता है, मतलब सो शेमफुल। दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसको आप $5 लाख दोगे, $2 लाख दो और कहो। कमर सीमा, तुम जिस फौज से बिलोंग करते हो उसके आर्मी चीफ ने वर्दी पहने हुए प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठ के एक आदमी पर 50,000 नहीं, $5,000 में बेचा है। 5,000 में एक पाकिस्तानी को बेचा है। शर्म करो तुम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाके इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ लो अपने मुशर्रफ की, वो कह रहा है मैंने लिए पैसे, $5,000 लिए एक आदमी को देने के। तुम बड़ा रोते रहते हो ना अफगानिस्तान का, इसीलिए क्योंकि मुशर्रफ ने उसको, उनके एम्बेसडर को जेनेवा कन्वेंशन गई तेल लेने, उसने उसको नंगा करके दिया था। अफगानिस्तान के एम्बेसडर को नंगा करके अमेरिकन को दिया था, एयरपोर्ट पे नंगा करके। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इंसान कहते हुए अपने आप को, कि भाईजान ये $2 लाख तुम्हें दे रहे हैं, ये 2 लाख तुम मत दो। भाई कौन ऐसे करेगा? मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे you will not understand it कुमार सिन्हा, क्योंकि तुमको न समझने के पैसे मिलते हैं। तुम हो बेशर्म आदमी, तुम्हें ये तो पता ही नहीं, अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करोगे नहीं। कोई हिस्ट्री की बात करे शकील चौधरी जैसा तो तुम्हारी निकल आ जाती कि मैं तो निक्कर में स्कूल में था, मुझे क्या पता क्या हुआ था उस टाइम पे। इसको समझना है और मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे हाउ कैन दे डू दिस? ये कर भी वो लोग बोलते हैं, पता उनको लगता है जो जानना चाहते हैं, जो अपने आंख पे पट्टी बांध लें ताकि उनको पैसा मिलता रहे, तो बस फिर ऐसी चलता है जैसे तुम्हारे साथ चल रहा है। कैसे सकते हैं इसको, और ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमें ये सारा कुछ जो है वो। अच्छा, तो उनको करने में शर्म नहीं आ रही है, उसको बोलने में शर्म आनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब तुम्हारे फौजी करें, उनको शर्म नहीं आती है, ये उस करे हुए को बताए तो उसको शर्म आनी चाहिए। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए लॉजिक पाकिस्तानी। सो अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ इंडिया को, एक तरफ वो इमरान खान साहब की बहन है, उसने आज वो सारा कर दिया। अब ये ऑपोजिशन है,
इन्होंने ही भी सारा कुछ कर दिया है। तो ये तो वो जैसे कहते हैं ना, कभी वो क्या क्या अजीब बात है ये सुन। बिल के अजीब बात नहीं होती कमर सीमा, हम उसको भी सुन लेते हैं, अजीब बात नहीं होती है। पता क्या होता है, जब आप किसी को घेर के दबाना चाहते हैं और एक हद तक दबाते चले जाते हैं, तो स्टेज एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर मरने का, पिटने का डर खत्म हो जाता है। ये वो लोग हैं जो पिछले 3 सालों में तुम्हारी फौज के नीचे दब रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, पिट रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। इमरान खान की सेहत का क्या हाल है उसके बारे में बात ही ना करो। नॉट दैट आई एम हिज सपोर्टर, मैंने कभी उसको पसंद नहीं किया, आज ही नहीं, मैं तो उसको पहले से भी नहीं पसंद करता, मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं अच्छा लगता हूँ। मगर जो आप कर रहे हैं वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो कहीं से ह्यूमन बिहेवियर नहीं है जो किया जा रहा है। आप उसके खिलाफ हो सकते हैं, उसकी पॉलिसी के खिलाफ हो सकते हैं, आप उसको स्पेस न दे, समझ में आता है, पर बिना किसी केस के किसी को इस तरह सॉलिट्यूड में डाल के जेल के अंदर रखना, खाना न देना, दुनिया भर की उसको बीमारियां दे देना, दिस इज समथिंग ओनली पाकिस्तानीज कैन डू। पाकिस्तानीज जो लोग कहते हैं ना कि ये गटर के कीड़ों जैसे हैं, वो गलत नहीं कहते हैं। मोदी के साथ प्राउड बाबा जी मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था, तारीफ मार का हक नहीं। इन्होंने बिल पाकिस्तान के मोदी के साथ प्राउड बाबा जी मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता, वो तो ट्रम्प। मोदी कैसे चाहता, हमारी वो हमने हम तो उनके मोदी चाहता तो पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर देता। अब मुझे ये बात सही है कमर सीमा, हम जैसे लोगों ने यहाँ पर अपोज किया था अपनी ही गवर्नमेंट को कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को बीच में क्यों रोका गया, जब 11 तुम्हारे एयरपोर्ट बर्बाद हो रहे थे, 20-25 मिसाइलें और छोड़ दी होती। जानते हो हमारे पास कितनी है? इतनी मिसाइलें हैं हमारे पास, वही जो अंदर गई थी है ना, पहली बार में मियाँ चुन्नू में गई थी बिना वारहेड के, बाद में वारहेड के साथ गई तो तुम्हारे एयरपोर्ट ही बैठ गए, यानी उसकी बात कर रहा हूँ। अगर 25-50 और ठोक दी होती तो कलेश करता अगले 5-10 साल का, है कि नहीं? अमेरिका की ऐसी अमेरिका ना हमारे तब काम का था ना आज काम का है, किसी काम का नहीं है ना उसने होना हमारे काम का। तो हमने तो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसाइज किया था कि नहीं रोकना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर, ठोकना चाहिए था, क्योंकि तुम में औकात ही नहीं थी। तुम 4 दिन और लड़ पाते, 2 दिन नहीं लड़ पाते हमसे, और तेल ही नहीं था तुम्हारे पास, पता है हमें इस बात का। किराना हिल तुम्हारा ठुक चुका था, तुम्हारी अमेरिकन सेना नहीं मरी हुई थी भाई। 2 दिन पहले तक तो खुद ही कह रहे थे ना, वी हैव नथिंग टू डू, द टू कैन फाइट, यही जेडी वैंसी बोल रहा था ना तुम्हारा। फिर अचानक उनको एजेंसी कैसे याद आ गई? तो ये सब हमको पता है महाराज, आप अपने लोगों को न बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सच यही है। आप माने न माने आपकी मर्जी, आंखों में पट्टी कोई बांध सकता है। ये बताएं कौन सा ऐसा लीडर है जो दुनिया में, या कौन से लोग हैं जो अपने मुल्क के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे? जस्ट मुल्क के खिलाफ कोई नहीं होता, सच बोलने से मुल्क बर्बाद नहीं होते, सच बोलने से मुल्क बनते हैं। मौलाना जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि रिकंसिलिएशन होता तभी है जब आप अपने लोगों के बीच में सच बोलते हैं। टेल मी हु आर दोज पीपल जो ये कहेंगे ये प्रोपेगेंडा होना चाहिए? वो कर सकता है ये प्रोपेगेंडा? प्रोपेगेंडा आप करते हैं कमर सीमा, आप बैठे ना प्रोपेगेंडा करने के लिए, आप बैठे ना प्रोपेगेंडा करने के लिए। मैंने ब्रह्मोस का जीपीएस हमने हैक कर लिया था। अबे जीपीएस में होता भी है कि नहीं ये पता नहीं होता है? ना इकोनॉमिक्स आया तुझे, ना मिलिट्री साइंस आया तेरे को, लिख के जो मिल जाता है पढ़ता रहता है, कितना लॉजी हो गया काम, कमाल है यार। जस्ट इमेजिन करें कि क्या कोई ये प्रोपेगेंडा कर सकता है, या ये कोई बात कर सकता है, या इस नैरेटिव को या इस फ्रेमवर्क को लेके जा सकता है? मतलब साला फ्रेमवर्क तुम चलने का देते हो, फ्रेमवर्क तुम्हारी फौज तोड़ देती है। कोई भी किसी किस्म का फ्रेमवर्क बने तुम्हारी फौज तोड़ती है उसको। क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्रेमवर्क बना नहीं लिया था मिलकर काम करने का कि भैया ठीक है कोई आए वहां पे रूल करो पाकिस्तान में, और डेमोक्रेटिक तरीके से रूल करो जैसे जिसको वोट मिलते हैं? नहीं, आपने कहा चलने दिया, फौज आ गई बीच में इमरान खान को लेके। यही फौज है ना, वही फौज है। इमरान खान को कौन लेकर आया कमर सीमा? कभी बात करो ना इस पे, कभी बात करो कि इमरान खान को लाने वाला कौन था? 2014 से 2018 तक का जो प्रोजेक्ट था वो किसने चलाया था इमरान खान को लेकर? जब नवाज शरीफ के अगेंस्ट सलवारें टांग रहे थे पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो कौन लोग थे जो इजाजत दे रहे थे इस बात की? तुम्हारी फौज ही थी ना। आज तुम उसी इमरान खान के खिलाफ बैठे हो। जो तुम्हारी फौज के खिलाफ हो जाए वो उसको मारने पे आ जाते हैं, चमचागिरी पे आ जाते हैं, सब साथ में आ जाते हैं। क्या ही वो जिसे कहते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं पे मुझे अफसोस होता है ये देख के
कि हमारे सियासतदान अपने सियासी फायदे के लिए, फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन एडवांटेज, हमारे सियासतदान अपने थोड़े से सियासी फायदे के लिए चाहते हैं कि जो मुल्क का इमेज है दुनिया के अंदर वो खराब हो जाए। कमर सिन्हा, कभी तुमने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी भी ये कहने की कोशिश की है कि पॉलिटिशियंस के साथ साथ में हमारी फौज ने भी गलतियां की, हमारी फौज ने ये गलतियां की? हैव यू एवर नेम्ड देम? नो, नेवर। तुमको हमेशा हर गलती के पीछे सियासतदान नजर आते हैं। कभी ये भी बताओ ना कि ये सियासतदान जिनको तुम ब्लेम दे रहे हो, इनको लाने वाला कौन है? इनको लाकर पावर में बिठाने वाला कौन है? इनके इलेक्शंस को बर्बाद करके इनको यहाँ पे पहुंचाने वाला कौन है? इसकी बात करो ना। मतलब ये एक, वो जैसे कहते हैं ना, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं पे जो बात है वो इस अंदाज में नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पे एक चीज जो है वो है। अब ये जो अब पेशावर हाई कोर्ट में वकीलों के सामने बैठ के यानी कि वकीलों के सामने बैठ के आप फौज को बुरा भला कहेंगे, इंटरनेशनल। किसके सामने बैठ कर? आपके साथ बैठ करना चाहिए, आपके साथ में बैठ कर करना चाहिए। ये आप तय करेंगे या आप जैसे कमेंटेटर जो अमेरिका में भाग के बैठे हुए हैं वहां बैठ के ये बताएंगे कि कौन से पॉलिटिशियन को किसके साथ बैठकर क्या बात करनी चाहिए? Who is anybody, should anybody be actually directing it कि who should talk to who and how and when and what? पैगाम देना चाहते हैं, भारत को पैगाम देना चाहते हैं, ठीक है जी। कहीं ना कहीं पे अफसोस होता है। और ये मौलाना मुझे बताएं कि दूध के धुले हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के। कमर चीमा, तुम खुद दूध के धुले हो क्या भैया? सूप बोले बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें सैकड़ों छेद, वो बोले है? आप बोलेंगे? आपके तो सारे राज खुले हुए भाई, आपके तो सारे राज खुले हुए हैं। आपकी तो अपनी यूनिवर्सिटी कह रही है कि भैया सीक्रेट है उनकी पीएचडी के साथ, फौज के साथ मिलके खुद इन्होंने क्या क्या माजी में नहीं किया हुआ, क्या क्या माजी में नहीं किया हुआ। मैं तो इस चीज को जिसे कहते हैं ना, मैं जानना चाहता हूँ यार। तुम्हारी फौज उस दिन कहाँ थी कमर चीमा? तुमने कभी कंडेम किया जब बेनजीर की फेक नंगी तस्वीरें बना के तुम लोग हेलीकॉप्टर से गिरा रहे थे? तब तुम कहाँ थे? तब तुमने नहीं बोला ये फौज क्यों कर रही है? कैसी बातें करते हो यार, रहने दो। वांट टू अंडरस्टैंड, इन लोगों ने, और फिर जो जिहाद कल्चर इस मुल्क में आया वो मौलाना के मदरसों से ही आया। अच्छा, और उसके लिए पैसे किसने खाए कमर चीमा? किसने पैसे लिए थे? नेगोशिएशन किसने की थी? उसका भी नाम लो ना, वो मर्द मोमिन का नाम लो ना। वो पीनट्स, दीज आर पीनट्स, व्हाट यू ऑफरिंग इज पीनट्स। किसने बोला था? वही जिसके जहाज में आम फटे थे, याद है? उसका नाम लेने में तुम्हारी नानी मरेगी, उसका नाम लेने में तो तुम्हारी नानी मरेगी। तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं इस्लामाबाद के जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक को तो मैं जानता हूं, जो फैजल मॉस्क की बगल में बनी हुई जियाउल हक की कब्र पे रात को जाकर सुसूर गया था, इस साले ने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। स्पेशली गाड़ी रोकता है फैजल की मॉस्क पे और बाकी सुसूर गया था उसके ऊपर। इतना तो मैं कर ही सकता हूं, पर इससे ज्यादा करने की औकात उनकी भी नहीं होती। वो मौलाना के मदरसों से तो ही आया, और कहां से आया? तुमने डिजाइन तो किया था उसको, पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किसने किया था? पूरे प्रोजेक्ट को किसने डिजाइन किया था? इसी ने किया था ना। बदले में क्या हुआ? जब मौलाना ने डेमोक्रेसी की राह पकड़ी तो किसके लोग मारे गए? मौलाना के लोग मारे गए। खुद मौलाना के ऊपर हमले हुए नहीं हुए? किसने किए? मुनी तालिबान ने, जिनको तुमने बनवाया था। 4 हमले हो चुके हैं मौलाना के ऊपर अब तक। और कहां से आया ये जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, इसको थोड़ा अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये कहां से आया जिहाद कल्चर? रहने दो कमर चीमा, तुम्हारी जानने समझने की कोशिश बेकार है, क्योंकि तुमने सच तो सुनना ही नहीं है, सच देखना तुम्हारा काम ही नहीं है। एजेंडा बेस्ड तुम्हारी सारी सोच है, बल्कि प्रोग्राम है। अगले प्रोग्राम में न जाने तुम क्या बोल दोगे, होता है इसको बिल्कुल उल्टा ही बोल दो। जो एजेंडा तुम्हें दिया जाता है तुम फॉलो कर रहे हो, और क्या। Who brought this jihad culture? ये कैसे हुआ ये सारा कुछ? तुम्हारे डैडी बैठे ना अमेरिका, वही ट्रम्प, आजकल जिसकी तुम खुशियां मनाते हो कि वो देखो जी जफिया पा रहा है हमारे फील्ड मार्शल को
तो वो जपियां पा रहा था, उस टाइम पे कोई और बैठा हुआ था वहां पे, वो जपियां पा रहा था। You know, this is so shameful at the end of the day. नो, इवन एट द स्टार्ट ऑफ द बड़ा डे इज अफसोस शेमफुल। होता है ये जानते हुए कि यार ये हमारे लोग क्या करते हैं। हमारे जब आप हमारे लोग कहते हो कुंवर चीमा, तो उसमें फौज भी शामिल होती है या नहीं? से इट वंस, कभी बोलो कि जब आप हमारे लोग कहते हो उसमें फौज भी शामिल होती है, और वो भी यही सब करती है। लोग क्या करते हैं और कैसे ये सारा कर लेते हैं। अब आप कारगिल का जिक्र करेंगे, अब जारी बात है इंडियन मीडिया इसको प्ले करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो खुद अपना नहीं करेगा? जवाब नहीं दे रहे। कमर चीमा अपना जवाब तुम दो ना। तुम लोगों ने इस पर बात कब की? जो किताब लिखता है उसके ऊपर वो बंदा ही गायब हो जाता है, या उसकी किताब ही नहीं छपती है क्योंकि वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं होती है। नाम क्या है, शुरू को तकलीफ हो जाएगी तुमको भी। तुम्हारे वो किताब कौन सी सूट करती है? नसीम जहरा तक की किताब चली क्या? बड़ी मुश्किल में और कई साल बाद छपी थी, चली? पता ही नहीं लगा कहाँ गई, कहाँ गायब हुई। बाय द वे, अगर इतनी ही तुम्हारी फौज ईमानदार है, इतनी ही दूध की धुली है अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, तो जाके देखो ना अपने आर्काइव में, कारगिल की फाइल भी है वहां पे। देखो यार जाके, वहां पे कारगिल की फाइल है आज की तारीख में। जनाब गायब हो चुकी, मुशर्रफ के टाइम पर ही गायब हो चुकी। जो जंग हुई है अभी पिछले साल उनके साथ, उसका जवाब नहीं वो दे रहे। ऑपोजिशन पूछ ली है, 1 साल बाद शहदा का उन्होंने बताया है। अब वो पता नहीं कौन है, ये भी तो झूठ है। कौन सा 1 साल बाद बताया है? पहले दिन से बता रखा है। कमर चीमा, हमारे यहाँ पर जो जर्नलिज्म होता है तुम्हारी तरह नहीं होता है, सो रहने दो अपनी कहानियों को। कारगिल की क्या सिचुएशन हुई, कैसे सिचुएशन हुई, फौज ने वहां पे, जारी बात है, अपने शहदा को कभी छोड़ा तो नहीं होगा। एक ही चीज मुझे याद है, जनरल कियानी, जिसको याद आ गया, वेरी गुड। कमर चीमा, बर्थ डेट बताओ, और बताओ 99 में तुम्हारी उम्र क्या थी? घंटे का याद है तेरे को? ये भी करके देना पड़ेगा क्या मेरे को? उम्र निकालो तेरी कितनी है, अभी पता लग जाएगा तेरे राज सारे, है ना? 99 में कमर चीमा की एज क्या थी? आज की डेट में कितनी? लो पहले यही देखते हैं, पहले यही देखते हैं आज की डेट में कमर चीमा की उम्र क्या है, कितनी? ओके, लो भाई, आज तो तुम्हारा कांड ही करते हैं यार। देखते हैं जरा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू his doctorate and completing 14 years of teaching, अरे वाह, बाप रे यारो, बड़ा मजा आएगा तुमको। आए होए, आपको हंसी आ जाएगी। you must see it, you must see it, I must show it to you. Oh God, this is crazy, I never noticed it. कहाँ गए भैया आप लोग? ये रहा स्ट्रीम यार। यारो आप हंसोगे जो इसकी डिटेल आ रही है। सिर्फ पीएचडी ही नहीं, भाई साहब की बर्थ डेट भी गायब है। ये कमाल है। जरा देखिए, आई डोंट नो कि आपको कितना नजर आएगा, जरा देखिएगा। ये आप देख रहे हैं? दिस इंक्लूड्स पीएच अर्निंग हिज मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब 2010 से 2023 तक इन्हें पढ़ाया है, ये बता रहे हैं वो। बट इनकी कह रहे हैं कि शायद बीच में कहीं लेट 40s में इसकी उम्र है, मगर लेट 40s में उम्र है, एग्जैक्ट डेट ही गायब है। वो कह रहे हैं बर्थ डेट कॉन्फिडेंशियल है। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? पंजाब दिया मौजा, आप पहले मुझे बताइए कब हुआ था कारगिल? 99 में। तो 27 साल तो यही हो गए। हाँ, तो अब आप जरा अंदाजा लगाइए भाई साहब बकवास क्या कर रहे हैं हमसे। मुझे याद है इनको, है 2 साल पहले। अच्छा, फिर बर्थ डेट कॉन्फिडेंशियल है, नॉर्मल लोगों की होती है क्या? कहते हैं बर्थ डेट, जस्ट गूगल इट, जस्ट गूगल इट। जो एग्जैक्ट लैंग्वेज आ रही है ना इसकी निकल के, वो पता ही आ रही है। लीजिए, the exact birth date and age of Dr. Qamar Cheema, the Pakistani academic, political analyst and executive director of Sarovar Institute, are not publicly disclosed. Are not publicly disclosed. Tell me, which normal person gets his birth date? गायब कौन करवाता है भाई? पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होती है। कोई आदमी एकेडमिकली काम कर रहा हो और उसकी बर्थ डेट पब्लिक ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई? This is absolutely hilarious. I mean, you know, मतलब कह रहे और तो और however based on his academic timeline, जैसे देखिएगा,
However, based on his academic timeline, which includes the earning his doctorate, अब जब बताइए ये earning of doctorate जो है बिना बर्थडे की होगी, बिना बर्थडे की होगी, and completing 14 years of teaching at National University of Modern Languages from 2010 to 2023, he is widely estimated, remember, estimated to be late 40s. ओके, एक सेकंड और रुकिए, जरा देखते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. हाँ, ओके, गॉट इट. दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. हाँ, ऑलराइट, मैं क्या देख रहा हूँ. ओके दोस्तों, अब आपके साथ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर रहा हूँ. आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ. आप जरा एक काम करें यार, फजूल बात मत से, गिव मी प्रूफ. इसका बर्थ रेडी है, उसको गिव मी अ प्रूफ. कहाँ पे है? आप तुक्के मारिए, इस तरह से गिनती इनके बैक में वो नहीं चलेगा. पंजाब दी मोजा. मैं आपको बताऊँ दोस्तों, बड़े कमाल की चीज है. मैंने अभी भी डाला है गूगल में पता करने के लिए इसकी बर्थ डेट, इसकी थीसिस क्या है, इस पे पीएचडी की थीसिस किसने की है. उसमें तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं. डॉक्टर कमर चीमा सेज दिस, डॉक्टर कमर चीमा सेज दिस, दैट्स ऑल अबाउट इट. थीसिस का कोई जिक्र ही नहीं है कि कौन सी थीसिस है. आई मीन, अब जरा सोचो क्या बात करूं मैं आपसे. इट्स हिलेरियस, यू नो. दिस इज ऑल आई कैन से. एनीवे, आगे सुनिए. के दौर में आर्मी चीफ जनरल कियानी के दौर में एक अवलांची गिरी थी वहां पे, और इमेजिन करें भाई, ये अवलांची नहीं होता, कुकड़ू कहीं का अवलांच होता है. अवलांची क्या होता है? ये कौन सी दुनिया से अंग्रेजी सीख कर है भाई? No, Jack, you find out and you talk to him. I don't talk to such characters. I don't have time. I have better things to do than, you know, talking to some jokers. कि कितने 100, मेरा ख्याल है कि 1 साल से ज्यादा पाकिस्तान की फौज वहां पे ऑपरेशन करती रही वहां से बंदे निकालने के लिए. 1 साल से ज्यादा. और जब तक वो ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ, जब तक सारी डेड बॉडीज उस बर्फ से नीचे से नहीं निकली, फौज ने वो खत्म नहीं किया था. वो ऑपरेशन खत्म नहीं किया. एक फौजी को ढूंढा था. और ये देखें, ये कारगिल की ताने देख के ये डोंट यू वरी कमर्शियल ना इनको पता. तुम्हारा वीडियो खत्म होने जा रहा है और मैं तुमको अभी के अभी यहाँ दिखाने जा रहा हूँ तुम्हारे बंदे मरते हुए पाकिस्तानी झंडे के नीचे. डिड यू आंसर टू हिज क्रिटिक जो वो शेर खान के बारे में कह रहा है? शेर खान को तुम्हारी फौज लेकर आई थी. शेर खान को तुम्हारी फौज ने ढूंढा था. हाउ डिड यू गेट हिज डेड बॉडी? डैम इट, झूठे इंसान, उसकी बात का सीधे सीधे बात करना. दाएं बाएं गोल गोल घूम रहा है. टॉक अबाउट व्हाट ही सेड. ही इज गिविंग यू अ स्पेसिफिक एग्जांपल. थिएटर ऑफ वॉर क्या है ना पता, वहां पे मारूजी हालात क्या है ना पता, के इतनी हाइट पे जाके जंग. तुमको बड़ा पता है थिएटर ऑफ वॉर क्या है? बड़ा एक्चुअली तुम्हारे लिए जो ये वॉर है वही थिएटर है भैया. तुम्हारे लिए तो वॉर ही थिएटर होता है. मौका पड़े तो पैंट उतारो भागो, और वरना बैठ जाओ. कैसे होती हैं, क्या होती है. But don't ask me, you know, Jack, please don't mind. Let's talk about the subject. Don't give me task. I don't have time. I'm not here for any kind of formality program. I have better things to do. तो मतलब ये वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मौलाना साहब की तरफ से. All right, ये हुए भाई साहब इनका प्रोग्राम खत्म. अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं निकाल रहा हूँ कमर चीमा के लिए इनका वीडियो बाहर, और मैं आपको दिखाऊंगा अगला वीडियो. और वो है अगला वीडियो वो जिसको कमर चीमा कह रहे हैं कभी हुआ ही नहीं. दैट इज वो है कि जी ये ले, देखें जरा आराम से, आप फरमाए. ये देखें. अरे सॉरी, ये लीजिए. Carrying out the burial of 7 Pakistani soldiers who have laid down their life in combat here as a mark of respect to the soldiers who have died. जी दोस्तों, तो आई होप ये कमर चीमा साहब को नजर आएगा कि दरअसल हुआ क्या था. ये सामने मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया. इसका बाकायदा वीडियो एविडेंस मौजूद है. इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसका लंबा वीडियो भी मौजूद है जहां पर बाकायदा मौलाना खड़े होकर वहां पर और उनको नमाज जनाजा जो होती है, नमाज जनाजा तो नहीं कहना चाहिए उसको, जो भी कहते हो, हाँ नमाज जनाजा ही तो होगी, वो करवा रहे हैं वहाँ पे. तो ये सब हुआ है बाकायदा वहाँ पे. तो एनीवे, मैंने कहा आपको जस्ट शेयर कर लूँ. हमारे ये जो जैक भाई हैं, जैक भाई ने ही कमेंट किया था, वो मुझे लगा जैसे ये बात
सही बात कह रहे हैं और ये करना चाहिए, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम होस्ट किया। मैंने कहा जरा इन दोनों चीजों को मिलाकर आपको कुछ बताने की कोशिश की जाए। दिस इज हाउ इट इज। एनीवे, सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड बाकी प्रोग्रामिंग जारी रहेगी। शाम को फिर से मिलते हैं एक बार। अभी तो 5:45 हुए, 6 बजने वाले हैं, तो हम लोग दोबारा भी शाम को एक बार फिर मिलेंगे और प्रोग्राम के साथ में। अभी के लिए इजाजत दीजिए।